वेलकम टू द ईएनटी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गले में बनने वाली डिफरेंट गांठों के बारे में। अक्सर गले में कोई भी गांठ बन जाती है तो सबसे पहले मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं ये कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, ये कोई कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं है। सारी गले में जो गांठें बनती हैं वो कैंसर की नहीं होती। जो सबसे कॉमन कॉज है कोई भी गले में स्पेशली ऊपर की तरफ कोई भी गांठें बनती हैं तो वो इन्फेक्शन के कारण होती है। ये कौन सा इन्फेक्शन होता है? ये कोई भी मुंह का इन्फेक्शन, दांतों का इन्फेक्शन, टॉन्सिल का इन्फेक्शन, ग्लैंड्स का इन्फेक्शन हो सकता है। इनफैक्ट बच्चों में तो ये गांठें हर बच्चे में ही मिलती हैं। वो बच्चे स्पेशली जिनको जल्दी सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उनको ये गांठें होती ही है। ये गांठें क्यों बनती हैं? आप ये समझिए कि ये गांठें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह हैं। जो डायरेक्ट इन्फेक्शन से फाइट करते हैं वो टिश्यूज सामने ही होते हैं, जैसे टॉन्सिल हो गया, और वैसे छोटे छोटे लिम्फोइड टिश्यूज पूरे मुंह में हैं। लेकिन जब ये इन्फेक्शन इन टिश्यूज से नहीं संभल पाता, फ्रंट लाइन टिश्यू से, तो किसी भी बॉर्डर के पीछे दूसरी चौकियां होती हैं जो सब इन फर्दर इन्फिल्ट्रेटर्स को फाइट करती हैं। सो तो आप समझिए कि ये गांठें सेकंड डिफेंस के रूप में है, और ये उन इन्फेक्शन को फाइट करते करते खुद से बड़ी हो जाती हैं। कई बार इनमें दर्द भी होता है और कई बार इसमें भी पस आ जाती है। डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना सीवियर है। तो ये फाइट करते करते ये खुद बड़ी हो जाती हैं, और बाय चांस यहाँ पे भी इन्फेक्शन ना संभलें तो फिर आपके उधर और बड़े फाइटिंग टिश्यूज हैं बॉडी में। आपके ब्लड में है, लीवर में है, किडनी में है, लंग्स में है, पूरे पेट के रास्ते में है, बहुत सारे और फाइटिंग टिश्यूज हैं बॉडी में। अगर इन गांठों में इन्फेक्शन हो जाता है और ये गांठें बड़ी हो जाती है तो आप ये समझिए कि इन्फेक्शन बहुत सीवियर है। सो ऐसे में आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ सकती हैं, और कई बार बहुत अच्छी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और कई बार यही एंटीबायोटिक हम इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं जहाँ पे इनका अच्छा असर आता है। कोई भी गांठ जब बनती है तो सबसे पहले हमें नोट करना होता है कि वो एक गांठ है या बहुत सारी गांठें हैं। क्या वो गांठ एक तरफ है गर्दन में, क्या वो दोनों तरफ है? क्या उस गांठ का होने का कोई ऑब्वियस रीजन है? जैसे अगर आपके एक दांत में दर्द है और यहाँ पर एक गांठ बन गई हो तो हम यही सोचेंगे कि दांत से इन्फेक्शन इस गांठ में आ गया है। किसी के गले में टॉन्सिल पके हुए हैं और उसको यहाँ गले में ऊपर की तरफ दर्द है और यहाँ पे जब डॉक्टर फील करता है तो कुछ गांठें मिलती हैं, तो ऑब्वियसली गले का इन्फेक्शन या टॉन्सिल का इन्फेक्शन यहाँ ऊपर गांठ में आ गया है, जिसे हम लिम्फ नोड बोलते हैं, और उसके इन्फेक्शन को लिम्फ एडेनाइटिस बोलते हैं। सो ऑब्वियसली ये सीरियस इन्फेक्शन है और इसमें ज़्यादातर केसेस में एंटीबायोटिक चाहिए होंगी। जरूरी नहीं है कि सारे इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो उसमें एंटीबायोटिक चाहिए हो। कई बार वायरल कॉसेस भी होते हैं, वायरस के कारण भी गले में इन्फेक्शन हो सकता है, और वायरस के कारण भी ये गांठें फूल सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि एंटीबायोटिक हर केस में काम करे। ऐसे सभी केसेस में एक सिंपल से ब्लड टेस्ट कराने से, जिसे बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी कराने से डॉक्टर को अंदाजा हो जाता है कि ये इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल है। वायरल इन्फेक्शन में अक्सर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या श्वेत जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ती है, और वायरल इन्फेक्शन में ये संख्या कम भी हो सकती है और प्लेटलेट की भी संख्या कम हो सकती है। जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में श्वेत कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और न्यूट्रोफिल एक और कोशिका होती है जो बढ़ सकता है। सो पर इसके अलावा अगर कोई गांठ लंबे समय से हो, एक से ज़्यादा बहुत सारी गांठें हो और आपस में वो गांठें जुड़ी हुई हो, तो हम ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट करते हैं। आप अमेरिका में जाइए और वहाँ पे अगर किसी भारतीय या किसी मैक्सिकन के ऐसे गांठें मिल जाएं तो वो तो सबसे पहले वो ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट करते हैं। हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ट्यूबरक्लोसिस के और भी बहुत लक्षण होते हैं। सबसे कॉमन ट्यूबरक्लोसिस हमारे लंग्स में पाया जाता है, जहाँ अगर आपके बलगम में खून आए, पुरानी खांसी हो और कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री हो और कहीं वो बड़े क्राउडेड प्लेस में रहता हो, तो हम ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट करते हैं।
पर गले की ट्यूबरक्लोसिस में ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण हों। इनफैक्ट जो गले में जो टीबी होता है वो इवन यंग गर्ल्स में काफ़ी देखा गया है और वेल टू डू लोगों में भी काफ़ी मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ गरीबों की बीमारी है। ट्यूबरक्लोसिस बहुत सारी और कंडीशंस में भी मिल रहा है, जैसे एचआईवी वाले लोगों में और या जिसमें बॉडी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो। सो और ट्यूबरक्लोसिस गर्दन के निचले हिस्से में मिलता है और गर्दन के पिछले हिस्से में काफ़ी सारी गांठें मिलती हैं और अक्सर मल्टीपल गांठें होती हैं और दोनों तरफ होती हैं और गांठें आपस में चिपकी होती है। ये स्पेशल करैक्टर है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब गांठ लेके आता है और वो एंटीबायोटिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो एक छोटा सा टेस्ट हम करवाते हैं जिसे बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसके माध्यम से पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर वो अपनी नीडल से सुई से कुछ सेल्स लेके ग्लास लाइट पे देख के माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करके और कुछ स्टेनिंग वगैरह करके पता लगा सकता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस की गांठ है या नहीं है। कुछ केसेस में एफएनएससी द्वारा भी जांच में नहीं वो कॉन्फिडेंटली कह पाते कि ये ट्यूबरक्लोसिस है, तो उस केसेस में उस गांठ को ओपन इंसिजन देके सर्जन निकाल के बायोप्सी के लिए भेज सकता है, जो कि बहुत कॉन्फिडेंटली उस बायोप्सी से बता सकते हैं कि वो टीबी है या नहीं है। इसमें ट्यूबरक्लोसिस की गांठ का भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। इसमें 9 से 12 महीने तक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है जिसे मल्टी ड्रग थेरापी कहते हैं। और जैसे छाती की ट्यूबरक्लोसिस में 6 महीने, गर्दन की ट्यूबरक्लोसिस में 9 से 12 महीने, और अगर कोई हड्डी का ट्यूबरक्लोसिस हो तो उसमें 1.5 से 2 साल भी एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी एटीटी चलता है। और बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं बट जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बस गर्दन में गांठ हो तो पहले एफएनएससी, अगर एफएनएससी में ना आंसर मिले तो बायोप्सी, और स्पोर्टिंग एविडेंस होते हैं चेस्ट एक्सरे में, ईएसआर वैल्यू में, जो कि सजेस्ट कर सकती है कि ये टीबी हो सकता है नहीं हो सकता। सीटी स्कैन और एमआरआई भी काफ़ी हद तक ये कहने में सफल होते हैं कि ये टीबी है या नहीं है। तो अभी तक हमने बात की वो गांठें गले की जो कि इन्फेक्शन से फूलती हैं। इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है और ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इन्फेक्शन वायरस है या ट्यूबरक्लोसिस है तो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी, और नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जब असर नहीं करेंगी तो हम सस्पेक्ट करेंगे ये वायरल है या ये ट्यूबरक्लोसिस है। और अगर ये वायरल है तो आप एक सिंपल से ब्लड काउंट से ये पहचान सकते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस में भी कुछ ऐसी ही फाइंडिंग्स आती है। ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट करने के लिए एफएनएससी और बायोप्सी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कह सकते हैं ये ट्यूबरक्लोसिस है। पर कुछ बहुत कम प्रतिशत में कुछ ऐसी गांठें होती हैं जो बहुत सस्पिशियस होती है, कहीं वो कैंसर तो नहीं है। कैंसर भी एक पार्टिकुलर तरीके का कैंसर है जिसे बोलते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा एक स्पेशल कैंसर है जो पूरी बॉडी में जगह जगह फैला होता है और किसी बॉडी के एक एरिया में वो ज़्यादा होता है, जैसे गर्दन में। तो लिम्फोमा का इसलिए हम ज़्यादा पार्टिकुलरली सस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अगर जिसमें टॉन्सिल भी फूले हुए हैं, गले में भी गांठें हैं, इसकी जो गांठें होती हैं थोड़ी नरम होती है, मल्टीपल होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसका इलाज बहुत अच्छा है। कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से ऑलमोस्ट बहुत अच्छे क्योर रेट हैं। तो इसलिए लिम्फोमा कभी मिस नहीं करना चाहिए और लिम्फोमा का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको खाते हैं या इनका कोई फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो उनमें कोई भी गांठ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उसको कोई ना कोई टेस्ट करा के हमें रूल आउट करना चाहिए कि वो कैंसर है या नहीं है। अगर आपके गले में कोई, मुंह के अंदर या जीभ के नीचे कोई घाव है और गर्दन में गांठ आ जाती है तो गांठ को कैंसर ही मानना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। मतलब कि अगर मुंह के अंदर कोई ऑब्वियस सा कैंसर है तो गले की गांठ हम उसको कैंसर ही मानते हैं। गले में की गांठों को कैंसर पता लगाने के लिए और भी जांचें होती हैं। मैंने आपको एफएनएससी, बायोप्सी, सीटी, एमआरआई के बारे में बताया। एक होता है पेट स्कैन। पेट स्कैन पूरी बॉडी का स्कैन होता है जिसमें हम गांठों में की डिऑक्सी ग्लूकोज एक चीनी की तरह का मॉलिक्यूल है जो जिसके अपटेक से हम पता लगा सकते हैं कि वो गांठ कैंसर की है या नहीं है। पर ये पेट स्कैन डॉक्टरी रिकमेंडेशन पे ही कराएं तो अच्छा होगा क्योंकि ये कॉस्टली होता है और रेडिएशन रिस्क भी होता है। सो और अगर लिम्फोमा का मैंने बताया, रेडिएशन और रेडियोथेरापी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। फिर जो कैंसर आता है
वो हमें देखना पड़ेगा कि वो गाँठ का प्राइमरी कहाँ पर है, क्योंकि गाँठ तो सेकेंडरी होती है, कहीं से प्राइमरी होगा तब वो सेकेंडरी में आएगा। जब भी गले में कोई गाँठ मिलती है जिसका एफएनएससी में ये सस्पेक्ट हो जाता है कि वो कैंसरस है, तो हम प्राइमरी खोजते हैं। तो उसके लिए हमें नाक में, गले में, हवा की नाली में, साँस की नाली में जाके एंडोस्कोपी करके देखना पड़ता है। और वो गाँठ शरीर के किसी भी हिस्से से गर्दन में आ सकती है, इवन प्रोस्टेट ग्लैंड से भी आ सकती है, तो पूरी बॉडी को स्कैन करके देखना होता है, जैसे पेट स्कैन, कि वो गाँठ कहाँ से आई है। ट्रीटमेंट सब गाँठों का डिपेंड करता है कि वो गाँठ कहाँ से आई है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसको एक जनरलाइज़ हम ट्रीटमेंट यहाँ नहीं बता सकते। कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि गले में और गांठें कहाँ से आ रही है, जबकि वो लिम्फ नोड वाली गांठें नहीं है। और गले में स्वेलिंग जैसे थायराइड ग्लैंड से आ सकती है, थायरोग्लॉसल सिस्ट हो सकती है बच्चों में, या फिर ब्रैंकियल सिस्ट हो सकती है, जो पैदाइशी कुछ टिश्यूज अंदर दबे रह जाते हैं और वो उम्र के साथ जब वो बढ़ते हैं तो वो गांठ पैदा करते हैं। और थायराइड ग्लैंड अपने आप में भी फूल सकता है, जैसे हम गॉइटर कहते हैं, पर उसको गर्दन की गांठ टेक्निकल सेंस में हम नहीं बोलेंगे। और बहुत सारी गांठें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, कई बार स्किन के अंदर भी कुछ गांठें हो जाती है, जैसे सीबेशियस सिस्ट या कोई फुंसी फोड़ा हो जाता है, उसको गांठें नहीं कहना चाहिए। हम गांठों का मतलब सिर्फ लिम्फ नोड स्वेलिंग से कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट कुछ पॉइंट्स अवश्य छूट गए होंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू।